नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग एक बार फिर से आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए जीके के कुल 40 क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसमें आज की वीडियो में हम लोग 31 जनवरी 2021 शिफ्ट 2 में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। बाकी शिफ्ट के वीडियो जिसने नहीं देखे हैं वो ऊपर के आई बटन या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वो देखते हैं शिफ्ट का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस राज्य में गंभीरा एक लोकप्रिय नृत्य है जो अलग अलग लकड़ी के मुख्य फोटो का उपयोग करके किया जाता है। तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल राज्य का हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल। देखिए, गंभीरा पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध भक्ति नृत्यों में से एक है। यह शक्ति के उपासकों के द्वारा किया जाने वाला पवित्र भक्ति नृत्य है। इस नृत्य का यह नाम इसीलिए रखा गया है क्योंकि यह चंडी मंदिर के नृत्य कक्ष में किया जाता है। इस नृत्य में दो मुख्य नर्तक होते हैं जिसके साथ कोरस होता है। उसके बाद जान लीजिए कि दो मुख्य नर्तक क्रमशः नाना और नाती की भूमिका निभाते हैं। इसमें यह नृत्य जो है हारमोनियम, बांसुरी, ड्रम और चूड़ी जैसे संगीत वाद्य यंत्रों के होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या है कि निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में कंपनी के व्यापार अधिकार को समाप्त कर दिया और इसे चाय को छोड़कर सभी ब्रिटिश विषयों के लिए खोल दिया था। तो ये हुआ था 1813 का चार्टर अधिनियम के तहत हुआ था। ये देखिए, 1813 का चार्टर अधिनियम ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को अगले 20 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया था। इसे ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 भी कहा जाता है। इसने पहली बार ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों की संवैधानिक स्थिति को परिभाषित किया था। इस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश संपत्ति पर क्राउन की संप्रभुता का दावा किया था। उसके बाद जान लीजिए कि चाय, अफीम और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर उनका व्यापार जो है वो एक अधिकार समाप्त कर दिया गया था। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कहा कि निम्न में से किसी अक्टूबर 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। तो कौन किया गया था? तो किसे किया गया था? ये राजेश्वर राव को किया गया था। ठीक है, देखिए, राजेश्वर राव, पीवी राजेश्वर राव एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। वह संसद सदस्य भी थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य के रूप में लोकसभा में आंध्र प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया था। राजेश्वर राव ने 9 अक्टूबर 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर का पदभार संभाला था। उसके बाद जान लीजिए कि डिप्टी गवर्नर के पद पर पदोन्नत होने से पहले श्री राव रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक भी थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या है कि निम्न में से कौन सी गैस हमारे वायुमंडल के 78% भाग का निर्माण करती है और जीवन के लिए आवश्यक कई अणुओं का भाग भी है? तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन गैस हो जाएगा। देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78.08% होती है। यह वायुमंडल की सबसे प्रमुख गैस है। वायुमंडल में मौजूद गैसों का प्रतिशत देख लीजिए। शुष्क वायु में नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन 20.95%, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% होती है। उसके जान लीजिए नम वायुमंडल में जल वाष्प की जो मात्रा है 5% तक होती है। हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, नियोन, जेनोन आदि ये सब अल्प मात्रा में उपस्थित रहती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था? तो कब मनाया था? देखिए, ये मनाया था 1930 ईस्वी को। देखिए, 26 जनवरी 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किया था। इसने ब्रिटिश शासन की डोमिनियन स्थिति का विरोध किया था। 31 दिसंबर 1929 को नेहरू ने रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया था। उन्होंने पूर्ण स्वराज या फिर पूर्ण स्वशासन की मांग की और स्वतंत्रता के लिए निर्धारित तिथि 26 जनवरी 1930 थी। इस दिन को अगले 17 वर्षों तक पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया था। उसके बाद जान लीजिए कि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्रस्ताव या फिर स्वतंत्रता की घोषणा किया था। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1930 में पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या है कि 2019 में जारी नीति आयोग के SDG इंडिया सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन से हो जाएगा? तो ये होगा, देखिए, केरल और हिमाचल प्रदेश राज्य हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे SDG का फुल फॉर्म यहाँ पे जान लीजिए क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो जाएगा। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। देखिए, सतत विकास लक्ष्य
का सूचकांक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन करता है। यह स्वास्थ्य, शिक्षा, लिंग, आर्थिक विकास, संस्थान, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण सहित अलग अलग मापदंडों का मूल्यांकन करता है। केरल ने 75 अंक के साथ शीर्ष पर अपना स्थान बरकरार रखा था। हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु दोनों 74 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर रहे। उसके बाद जान लीजिए कि इस वर्ष के भारत सूचकांक में बिहार, झारखंड और असम सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे क्या है कि निम्न में से कौन आईपीएल में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए? तो ये थे डेविड वार्नर थे। देखिए डेविड वार्नर एक ऑस्ट्रेलियाई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। वह सीमित ओवर के प्रारूप में ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय टीम के पूर्व कप्तान थे। वह बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज भी हैं। उन्हें मौजूदा दौर के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक माना जाता है। वह न्यू साउथ वेल्स के लिए खेलते हैं और घरेलू क्रिकेट में सिडनी थंडर के लिए खेलते हैं। उन्होंने 2015 और 2018 के बीच खेल के टेस्ट और वनडे प्रारूपों में ऑस्ट्रेलियाई उप कप्तान के रूप में भी कार्य किया था। वह आईपीएल में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे क्या है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बन गए? तो ये विराट कोहली बन गए हैं। देखिए विराट कोहली एक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है। वह भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान भी थे। वह घरेलू क्रिकेट में दिल्ली और इंडियन प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए खेलते हैं। उसके जान लीजिए विराट कोहली दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। 2013 से 2022 के बीच उन्होंने तीनों प्रारूपों में 213 मैचों में भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी किया था। उसके बाद जान लीजिए कि 68 मैचों में से 40 जीत के साथ कोहली सबसे सफल भारतीय टेस्ट कप्तानों में से एक थे। वह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले तीसरे खिलाड़ी बन चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे देखिए क्या कि आयरकूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना पोर्टोनोवो में हैदर अली को कब हराया था और मद्रास को कब बचाया था? इसमें तो ये किया गया था जुलाई 1781 ईस्वी को। देखिए अंग्रेजों ने फ्रांसीसी बंदरगाह माहे पर अधिकार कर लिया, जो हैदर अली के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसलिए उन्होंने विरोध किया और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया। उसके बाद जान लीजिए कि क्या हुआ, 1781 में सर आयरकूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने पोर्ट नोवो में हैदर अली को हरा दिया। उसके बाद 1782 में क्या हुआ, हैदर अली की कैंसर से मृत्यु हो गई। अतः क्या हुआ, टीपू सुल्तान ने युद्ध को जारी रखा। उसके बाद जान लिया कि 1784 में उन्होंने अंग्रेजों के साथ मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किया, जिसके द्वारा विजित क्षेत्र दोनों पक्षों को वापस कर दिया गया इसमें। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे देख लेते हैं क्या है कि 25 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद की अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा किसने किया था? तो ये किसने किया था? ये किया था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, देखिए 21 अक्टूबर 1943 को बोस ने आजाद हिंद यानी कि स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार के गठन की घोषणा किया था। उन्होंने स्वयं को राज्य के प्रमुख प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री के रूप में घोषित किया। अंतिम सरकार ने बोस को जापानियों के साथ समान स्तर पर बातचीत करने में सक्षम बताया। इसने पूर्वी एशियाई में भारतीयों को INA में शामिल होने और उसका समर्थन करने के लिए एकजुट करने में भी मदद किया था। उसके बाद जान लीजिए कि घोषणा के तुरंत बाद अंतिम सरकार को विभिन्न देशों से मान्यता प्राप्त हुआ था इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे कहा कि जुलाई 2016 में किस केंद्र शासित प्रदेश के कैपिटल कॉम्प्लेक्स को ले कार्बूजियर के वास्तुशिल्प कार्य के शिलालेख के तहत यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तो ये किया गया था चंडीगढ़ को। देखिए विश्व धरोहर सम्मेलन के 40वें सत्र में यूनेस्को के द्वारा चंडीगढ़ के कैपिटल कॉम्प्लेक्स को विश्व धरोहर घोषित किया गया था। कैपिटल कॉम्प्लेक्स की इमारतें में शामिल देखिए यहाँ पे कौन कौन था? पंजाब एवं हरियाणा की उच्च न्यायालय, पंजाब और हरियाणा का सचिवालय, पंजाब और हरियाणा का विधानसभा। उसके बाद जान लीजिए कि शहीद स्मारक, ज्यामितीय पहाड़, उसके बाद छाया की मीना। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ले कार्बूजियर के वास्तुशिल्प कार्यों को संयुक्त राष्ट्र निकाय की मान्यता के हिस्से के रूप में इस साइट पर अंकित किया गया है। उसके बाद जान लीजिए कि यूनेस्को शिलालेख ले कार्बूजियर का वास्तुशिल्प कार्य जो है वो आधुनिक आंदोलनों में एक उत्कृष्ट योगदान के अंतर्गत था इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे क्या है कि निम्न में से कौन सा 1 जुलाई 2017 को भारत के संविधान के 101वें संशोधन के रूप में पेश किया गया था? तो ये किया गया था वस्तु एवं सेवा कर। देखिए वस्तु एवं सेवा कर को आधिकारिक तौर पर संविधान के 101वें संशोधन अधिनियम 2016 के रूप में जाना जाता है। इस संशोधन 1 जुलाई 2017 को भारत में राष्ट्रीय वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST पेश किया इसमें। इसे भारत के संविधान के 101 संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया था। वस्तु एवं सेवा कर एक मूल्य वर्धित कर है यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स है इसमें। ठीक है, देखिए GST का फुल फॉर्म क्या था? गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। ठीक है,
उसके बाद जान लीजिए कि इसमें राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं के निर्माण, बिक्री और उपभोग पर व्यापक अप्रत्यक्ष कर लगाने का प्रस्ताव किया गया है। यह भारतीय केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए सभी अप्रत्यक्ष करों की जगह लेता है। इसका जो उद्देश्य है अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं के लिए व्यापक होना होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे क्या है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सुरक्षा और नागरिक परमाणु सहयोग को मजबूत करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका भारत ने कितने परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने पर सहमत हुआ इसमें? तो देखिए यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 देशों के साथ। देखिए भारत और अमेरिका ने कहा कि वे भारत में 6 अमेरिकी परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने पर सहमत हुए हैं। यह जो है द्विपक्षीय असैन्य परमाणु ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देता है। उन्होंने द्विपक्षीय सुरक्षा और असैन्य परमाणु सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को जताई है। इसमें भारत और अमेरिका ने अक्टूबर 2008 में असैन्य परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। उसके बाद जान लीजिए कि इस समझौते से द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा मिला जो तब से प्रगति पर है। एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को प्रदूषणकारी जीवाश्म ईंधन से मुक्ति दिलाने के लिए भारत ने 2024 तक अपनी परमाणु क्षमता को 3 गुना करने की योजना बनाई हुई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे क्या कि निम्न में से कौन सा महाराष्ट्र का लोक नृत्य यहाँ पे हो जाएगा? तो ये होगा लावनी। देखिए लावनी महाराष्ट्र में लोकप्रिय संगीत की एक शैली है। यह पारंपरिक गीत और नृत्य का एक संयोजन है। यह विशेष रूप से ढोलकी की धुन पर प्रस्तुत किया जाता है जो एक ताल वाद्य यंत्र है। इसने मराठी लोक रंगमंच के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। महाराष्ट्र और दक्षिण मध्य प्रदेश में यह 9 गज लंबी साड़ी पहनने वाली महिला कलाकारों के द्वारा किया जाता है। उसके बाद जान लीजिए कि गाने तीव्र गति में गाए जाते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे कहा कि तमिलनाडु के निम्न में से किस शहर को 2019 में हल्दी की खेती के लिए भौगोलिक पहचान टैग मिला है? तो ये मिला है इरोड को। ठीक है, इरोड शहर को। देखिए भौगोलिक संकेत यानी कि जियोग्राफिकल इंडेक्स टैग उन उत्पादों को दिया जाता है जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र के लिए विशेष होता है। यह दूसरे द्वारा उत्पादों की लोकप्रियता के दुरुपयोग को भी रोकता है। प्रसिद्ध इरोड हल्दी को भारत के भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री से प्रतिष्ठित जीआई टैग प्राप्त हुआ है। जीआई जो है रजिस्ट्री ने इरोड मंजल वेनिग्राकल मेट्रम कीडुंगू उर्मेयालुरगल संगम के द्वारा दायर आवेदन के आधार पर प्रतिष्ठित दर्जा प्रदान करता है इसमें। उसके बाद जान लीजिए कि 8 साल की प्रक्रिया के बाद भारत सरकार ने वर्ष 2019 से इसे आधिकारिक तौर पर भौगोलिक संकेत के रूप में मान्यता दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे कहा कि मानव शरीर में वे 2 मुख्य अंग कौन से हैं जहाँ उत्पन्न चुंबक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है? तो ये हो जाएगा हृदय और मस्तिष्क हो जाएगा। देखिए मानव शरीर के 2 अंग जहां चुंबक तो महत्वपूर्ण रूप से उत्पन्न होता है वे हृदय और मस्तिष्क हैं। मनुष्य के मस्तिष्क में मौजूदा चुंबक का जो उपयोग है एमआरआई। देखिए एमआरआई का फुल फॉर्म जान लीजिए क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी कि एमआरआई तकनीक के द्वारा मस्तिष्क के आंतरिक भागों की छवियां प्राप्त करने के लिए प्राप्त किया जाता है। हृदय शरीर के सभी अंगों में सबसे बड़ा लयबद्ध विद्युत चुंबक क्षेत्र उत्पन्न करता है। उसके बाद जान लीजिए कि यह मानव शरीर में विद्युत चुंबक ऊर्जा का सबसे मजबूत स्रोत है। हृदय के द्वारा उत्पन्न विद्युत गतिविधि का जो परिमाण है वो मस्तिष्क के द्वारा उत्पन्न विद्युत गतिविधि से 60 गुना अधिक होता है। मस्तिष्क से करंट खोपड़ी को इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम यानी कि ईईजी उत्पन्न करने का कारण बनता है। यह सिर के चारों ओर एक चुंबक क्षेत्र भी उत्पन्न करता है जिसकी गणना जो है वो कौन करता है? एमईजी। ठीक है, मतलब मैग्नेटोएन्सेफलोग्राम के रूप में किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे क्या कि निम्न में से किस शहर ने 2019 में 4 दिवसीय भारत अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव की मेजबानी किया था? ये कहाँ पर होता है? शिलोंग में होता है। ठीक है, शिलोंग। देखिए शिलोंग ने 2019 में 4 दिवसीय भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव की मेजबानी किया है। यह 13 से 16 नवंबर 2019 तक मनाया गया। इसका जो उद्घाटन है वो मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने किया था। यह त्यौहार कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हिमालयी चेरी ब्लॉसम के अद्वितीय शरद ऋतु के फूल का जश्न मनाता है। उसके बाद जान लीजिए कि यह महोत्सव इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि प्राकृतिक संसाधनों और टिकाऊ पर्यटन का उपयोग कैसे प्रभावी तरीके से किया जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे कहा कि निम्न में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि एक अंतरराज्य परिषद का गठन राष्ट्रपति के अध्यादेश के द्वारा किया जा सकता है? तो ये हुआ था कब? ये आर्टिकल 263 के अंतर्गत हुआ है। देखिए आर्टिकल 263 यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 अंतरराज्य परिषद के संबंध में प्रावधानों से संबंधित है। इसमें निम्न प्रावधान किया गया है। कौन कौन सा? यदि राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि एक परिषद की स्थापना से जनता के हितों की पूर्ति होगा इसमें। उसके बाद जान लीजिए कि राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों की जांच करना और सलाह देना है। उन विषयों की जांच करना और चर्चा करना जिनमें कुछ या सभी राज्यों का समान हित हो। ऐसे किसी भी विषय पर सिफारिशें करना और नीति के बेहतर समन्वय के लिए सिफारिशें करना होता है इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे कहा कि निम्न में से कौन सी प्रणाली निजी नेटवर्क पर अनाधिकृत पहुंच को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है?
तो हो जाएगा फायरवॉल हो जाएगा। देखिए फायरवॉल एक नेटवर्क सुरक्षा उपकरण है, यह आंतरिक और बाहरी नेटवर्क के बीच सुरक्षात्मक अवरोध बनाता है। फायरवॉल डेटा के प्रवाह को नियंत्रित करता है और अनाधिकृत एक्सेस को रोकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे कहा कि उस भारतीय कार्यकारी का नाम बताइए जिसे प्रतिष्ठित USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है। तो ये किसको चुना गया था? ये देखिए ये इंदिरा गांधी को चुना गया था। तो ये किसे चुना गया था? ये M चंद्रशेखरन को चुना गया था। देखिए एन चंद्रशेखरन, नटराजन चंद्रशेखरन टाटा सन्स के अध्यक्ष हैं। वह टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS के मुख्य परिचालन अधिकारी यानी कि COO कार्यकारी निदेशक थे। 2009 में वह मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO बने। वह टाटा मोटर्स और टाटा ग्लोबल का बेवरेजेज के अध्यक्ष भी थे। उसके वजह से वह टाटा समूह का नेतृत्व करने वाले पहले गैर पारसी और पेशेवर कार्यकारी बने। उन्हें प्रतिष्ठित USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे कहा कि निम्न में से किस मंत्रालय ने 2019 में वायु प्रदूषण पर एक थीम गीत हवा आने दे लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? ये क्या पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत। देखिए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन ने 29 मई को थोड़ी हवा आने दे ताजी हवा आने दे गाना लॉन्च किया है। इसे वायु प्रदूषण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए लॉन्च किया गया था। इस गाने को पर्यावरण मंत्रालय के सचिव CK मिश्रा ने लॉन्च किया है। यह गीत लोगों से समाधान का हिस्सा बनने और प्रदूषण न बढ़ाने का आग्रह करता है। यह स्वच्छ और हरित यात्रा के लिए समाधान प्रदान करता है, जिसमें सार्वजनिक परिवहन पर स्विच करना, कार पूलिंग और ट्रैफिक सिग्नल पर इंजन बंद करना शामिल है। इसे 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस से पहले लॉन्च किया गया था। 2019 के पर्यावरण दिवस का विषय जो है वायु प्रदूषण था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे कहा कि पादपों के ऊतकों के बारे में निम्न में से यहाँ पे कौन सा कलन गलत है ये बताना है। देखिए फ्लोएम पत्तियों से पादपों के अन्य भागों तक भोजन का परिवहन करता है, ये तो सही हो जाएगा। जाइलम में पदार्थ दोनों दिशाओं में गति करता है, ये गलत हो जाएगा, एक ही दिशा में गति करता है। ठीक है। उसका जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतक होता है, ये भी सही है। जाइलम जल और खनिजों का परिवहन करता है, ये भी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ ऑप्शन बी उसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये पत्तियों में तैयार शर्करा को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाता है। जाइलम जल एवं खनिज लवणों को ऊपर की दिशा में गति कराते हैं, जबकि फ्लोएम शर्करा को नीचे की दिशा में गति कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे क्या कि किस हार्मोन के स्राव से हृदय स्पंद और श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होता है? तो ये किस में होता है? इसमें होता है एड्रेनलिन में होता है। ठीक है, एड्रेनलिन। देखिए एड्रेनलिन हार्मोन खतरे या फिर भावनात्मक तनाव की स्थिति में शरीर को ऊर्जा देने में मदद करता है। यह हृदय गति को बढ़ाता है, रक्तचाप को बढ़ाता है और मांसपेशियों और मस्तिष्क में रक्त का संचार बढ़ाता है। एड्रेनलाइन के कार्य देख लीजिए, दिल की धड़कन को तेज करना, फेफड़ों को ज्यादा कुशलता से सांस लेने में मदद करना, रक्तचाप को बढ़ाना। उसके बजाय लीजिए मस्तिष्क को ज़्यादा सतर्क बनाना, रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाना, मांसपेशियों को अतिरिक्त ऑक्सीजन पहुंचाना, ये सब इसका काम हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे क्या कि राजीव महर्षि को 2020 से 2023 तक की अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किसके लिए? तो देखिए हो जाएगा WHO के लिए। देखिए राजीव महर्षि को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। उन्हें 2020 से 2023 तक 4 साल के लिए चुना गया है। उन्हें मई 2019 में जेनेवा की 72वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में चुना गया था। इस साल कैग के लिए यह दूसरा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय ऑडिट में असाइनमेंट था। ये उसके वजह लिया कि सबसे पहले इस साल की शुरुआत में मार्च 2019 में रोम में खाद्य और कृषि संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के पद के लिए उनका चुनाव हुआ था। महर्षि संयुक्त राष्ट्र के लेखा परीक्षकों के बोर्ड में और संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों के पैनल के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे क्या कि निम्न में से कौन सा प्रोग्राम उच्च स्तरीय भाषा के प्रतीक निर्देश का अनुवाद करता है और अगली निर्देश पर जाने से पहले उसे क्रियान्वित करता है? तो ये हो जाएगा इंटरप्रेटर हो जाएगा। देखिए कंप्यूटर में इंटरप्रेटर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए निर्देशों को सीधे निष्पादित करता है। इसे दुभाषिया भी कहा जाता है। इंटरप्रेटर उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए निर्देशों को मशीन कोड में बदले बिना निष्पादित करता है। कंप्यूटर में प्रोग्राम को निष्पादित करने के 2 तरीके होते हैं, संकलन के जरिए, इंटरप्रेटर के जरिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे क्या है कि निम्न में से कौन सा मर्सर की 2019 गुणवत्तापूर्ण जीवन सूचकांक में सबसे सुरक्षित शहर श्रेणी में भारत का सर्वोच्च रैंक वाला शहर हो जाएगा? तो ये होगा चेन्नई शहर। ठीक है, सुरक्षा सूचकांक में चेन्नई लगातार शीर्ष पर रहा है। मर्सर के 21वें वार्षिक गुणवत्तापूर्ण जीवन सर्वेक्षण 2019 से पता चलता है कि यह 105वें स्थान पर है। यह दक्षिणी एशिया की सबसे सुरक्षित शहर के रूप में शुमार है। चाहे आप बैक पैकर हो या फिर अकेली महिला यात्री, यहाँ हर किसी के लिए यात्रा करना सुरक्षित है। उसके वजह लीजिए कि तमिलनाडु कोयम्बटूर और चेन्नई के शहर महिलाओं के रहने के लिए सबसे सुरक्षित शहर है, क्योंकि वहाँ महिलाओं के खिलाफ अपराध दर सबसे कम है।
यह अपने आतिथ्य के लिए जाना जाता है और दुनिया के शीर्ष शहरों में से एक है। दुनिया भर से स्वास्थ्य पर्यटक चेन्नई आते हैं यहाँ पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे क्या कि राष्ट्रपिता की जयंती पर 2014 में कौन सा अभियान शुरू किया गया था? ये किया गया था स्वच्छ भारत अभियान। देखिए स्वच्छ भारत अभियान 2014 में भारत राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक देशव्यापी अभियान था। इसकी शुरुआत खुले में शौच को खत्म करने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करने के लिए किया गया था। उसके बाद जान लीजिए कि यह अभियान जो आधिकारिक तौर पर 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राजघाट नई दिल्ली में शुरू किया गया था। इसमें 4043 शहर, कस्बा और ग्रामीण समुदाय के 30 लाख सरकारी कर्मचारियों और छात्र भाग ले रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन का पहला चरण अक्टूबर 2019 तक चला था। चरण 1 के काम को पूर्णतः करने में मदद के लिए चरण 2 को 2020 से 21 और 2024 से 25 के बीच लागू किया जा रहा है। नंबर 28 पे क्या कि क्वेश्चन नंबर 28 पे क्या कि 1611 में भारत के पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने निम्न में से किस स्थान पर अपना कारखाना खोला था? तो ये कहाँ पर खोला था? ये मछलीपट्टनम में खोला था। देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इतिहास 1611 ईस्वी में शुरू होता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज नाम से किया गया था। कंपनी ने भारत में पहली बार 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में अपना पैर जमाया था। 1612 में उन्होंने सूरत में एक कारखाना स्थापित करने का अधिकार प्राप्त कर लिया और ये अधिकार उन्हें मुगल सम्राट जहांगीर के द्वारा प्रदान किया गया था। उसके बाद जान लीजिए कि विजयनगर शासक से अधिकार प्राप्त करने के बाद मद्रास में दूसरा कारखाना स्थापित किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे क्या कि डैश एक सामान्य शब्द है जो इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के सभी कानूनी और नियामक पहलुओं को संदर्भित करता है। तो ये कौन हो जाएगा? एक साइबर कानून हो जाएगा। ठीक है, देखिए साइबर कानून में बौद्धिक संपदा, गोपनीयता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार क्षेत्र सहित विभिन्न कानूनी विषय शामिल है। क्योंकि इंटरनेट कोई सीमा नहीं जानता, इसीलिए साइबर कानून को लागू करना अद्वितीय चुनौतियां पेश करता है, जिसके लिए अक्सर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता होती है। उल्लेखनीय अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में साइबर अपराध पर बुडापेस्ट कन्वेंशन शामिल है, जो राष्ट्रीय कानूनों में सामंजस्य स्थापित करके, जांच तकनीकों में सुधार करके और राष्ट्रों के बीच सहयोग बढ़ाकर इंटरनेट और कंप्यूटर अपराध को संबोधित करना चाहता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे क्या है कि निम्न में से किस राज्य सरकार के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए WHO के द्वारा जो कि वर्ष 2019 में सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया राजस्थान राज्य को। देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को वर्ष 2019 के लिए तंबाकू नियंत्रण पुरस्कार से सम्मानित किया है। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अलावा मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने पुरस्कार प्राप्त किया है। इन्हें 31 मई 2019 को नई दिल्ली में तंबाकू और फेफड़ों के स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय परामर्श प्राप्त हुआ है। यह पुरस्कार विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा प्रदान किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे क्या है कि निम्न में से क्या स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है जो आंतरिक ऊर्जा भंडार के रूप में कार्य करता है, जिसका उपयोग पादप के द्वारा आवश्यकता अनुसार किया जाता है? तो ये हो जाएगा कौन सा? ये होगा कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। स्टार्च ने केवल पादप जगत में बल्कि कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत के रूप में मानव आहार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका उपयोग खाद्य उद्योग में स्थूलक, स्थिरक और पूरक के रूप में बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसके अलावा यह जैव ईंधन और जैव प्लास्टिक के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में कार्य करता है, जो पोषण संबंधी पहलुओं से परे इसके महत्व पर प्रकाश डालता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे क्या है कि किसकी वैश्विक जलवायु की स्थिति रिपोर्ट में पिछले 4 वर्षों में समुद्र के स्तर में रिकॉर्ड वृद्धि और असाधारण रूप से उच्च भूमि और महासागर के तापमान का खुलासा हुआ है? तो ये किसके अनुसार हुआ है? देखिए यहाँ पे विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार। देखिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान कांग्रेस WMO की सर्वोच्च संस्था है। इसका नेतृत्व इसके महासचिव करते हैं। इसकी स्थापना 1950 में हुआ था। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी उत्पत्ति अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन से हुई है। उसके बाद जान लीजिए कि WMO की स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट में समुद्र के स्तर में रिकॉर्ड वृद्धि और असाधारण रूप से उच्च भूमि और महासागर के तापमान का पता चला है। WMO स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट इन 2021 रिपोर्ट ने पुष्टि किया कि पिछले 7 साल रिकॉर्ड पर सबसे गर्म 7 साल रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे क्या कि स्तनधारी में कितने हृदय कक्ष होते हैं? तो ये हो जाएगा 4 हृदय कक्ष होते हैं। देखिए स्तनधारी के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ये कक्ष 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं। और जान लीजिए देखिए 4 कक्षीय हृदय में ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त को अलग अलग रखने में मदद करता है इसमें। उसके बाद जान लीजिए कि 4 कक्षीय हृदय ऊतकों को ज्यादा ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति करता है। 4 कक्षीय हृदय उच्च चयापचय दर को संभव बनाता है। 4 कक्षीय हृदय गर्म खून वाले जानवरों के शरीर के तापमान को बनाए रखने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे क्या है कि निम्न में से किस संगठन ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास गतिविधियों का व्यावसायिक उपयोग करने के लिए 6 मार्च 2019 को न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को शामिल किया है? तो इसरो हो जाएगा ये। देखिए 1969 में गठित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान निगम ने पूर्ववर्ती
निकोस्पर को पीछे छोड़ दिया है। विक्रम साराभाई न्यू स्पेस इंडिया रेस्टेंड 6 मार्च 2019 को निगम अधिनियम 2013 के तहत अधिकृत अंतरिक्ष विभाग, ठीक है, के एक आधिकारिक नियंत्रण के तहत भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। ISIL की स्थापना 6 मार्च 2019 को भारतीय क्षेत्रीय अनुप्रयोगों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने और तेजी से विकसित हो रही वैश्विक क्षेत्रीय बाजार को पूरा करने के प्रयास में इसरो में किए गए अनुसंधान और विकास कार्यों का व्यावसायिक रूप से लाभ उठाने के लिए किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे क्या कि भारत का संविधान केंद्र और राज्य दोनों में संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन देश की संरचना प्रदान करता है। तो जगह संघीय की संरचना हो जाएगा। देखिए, संविधान एक संसदीय प्रकार की सरकार को समायोजित करता है जो विशिष्ट एकात्मक तत्वों के साथ संरचना में नौकरशाही होती है। भारतीय संविधान ने ब्रिटिश की संसदीय प्रणाली को अपनाया है। गणतंत्र को भारत के संविधान के अनुसार प्रशासित किया जाता है, जैसे 26 नवंबर 1949 को संविधान के द्वारा अपनाया गया था। संघीय सरकार 3 विशेष शाखाओं से बना हुआ है, विधायी, कार्यकारी और न्यायिक, जिनकी शक्तियां अमेरिका के द्वारा निहित है। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा अरविंद सुब्रमण्यम समिति से संबंधित यहाँ पे हो जाएगा? तो जाएगा GST से। देखिए, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि GST की कीमतें निर्धारित करने के लिए सरकार के द्वारा मुख्य वित्तीय सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम के तहत एक पैनल का गठन किया गया था। अधिकारियों ने 1 जुलाई 2017 से GST लागू करने का प्रस्ताव रखा है। अरविंद सुब्रमण्यम एक भारतीय अर्थशास्त्री और भारत सरकार के पूर्व प्रमुख मौद्रिक प्रतिनिधि भी हैं। सुब्रमण्यम वर्तमान में ब्राउन यूनिवर्सिटी में वाटसन इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल एंड पब्लिक अफेयर्स में सीनियर फेलो भी हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे क्या है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश की अवधि के दौरान 5 GSLV उड़ाने वाली GSLV चरण 4 कार्यक्रमों को जारी करने की मंजूरी दे दी है। तो ये कब हो जाएगा? ये 2021 से 24 अवधि में होगा। देखिए, ब्यूरो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि GSLV के चरण 4 को जारी करने का समर्थन करता है। GSLV MK3 ने चंद्रयान 2 रॉकेट को रवाना करने का फैसला किया, जो इसरो के द्वारा बनाया गया 3 चरणों वाला वजनदार लिफ्ट सेंड ऑफ वाहन है। उसके बाद जान लीजिए कि वाहन में 2 मजबूत टाई ऑन, एक केंद्र द्रव प्रवर्तक और एक क्रायोजेनिक ऊपरी चरण है। 12 अगस्त 2021 तक GSLV परिवार के रॉकेटों ने 14 बार उड़ान भरी है, जिसमें लगभग 8 जीतें, 4 निराशाएं और 2 आंशिक निराशाएं मिली है इसमें। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे क्या कि संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित करता है? ये जो आर्टिकल 112 यानी कि अनुच्छेद 112 हो जाएगा इसमें। देखिए, जैसा कि भारतीय चार्टर के अनुच्छेद 112 में दर्शाया गया है कि संघीय मूल्य सीमा 12 महीने की है। संविधान के अनुच्छेद 112 में सार्वजनिक प्राधिकरण को प्रत्येक मौद्रिक वर्ष के संबंध में मूल्यांकन, प्राप्तियों और उपयोग का दावा संसद में प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में कहा गया है कि हमेशा भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्त विवरण रखवाएंगे। इसे प्रमुखता से बजट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे कहा कि यूनेस्को ने 2020 के लिए देश को वास्तुकला की विश्व राजधानी के रूप में नामित किया है। तो किसे किया है? देखिए, यहाँ पे हो जाएगा रियो डी जेनेरियो को वास्तुकला को। देखिए, यूनेस्को ने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो को 2020 के लिए वास्तुकला की राजधानी के रूप में नामित किया है। इस शहर को आर्किटेक्ट्स की 27वीं वैश्विक कांग्रेस का आयोजन स्थल बनाने का इरादा था, लेकिन महामारी के कारण यह कार्यक्रम डिजिटल रूप से हुआ था। रियो डी जेनेरियो विशेष रूप से 2020-21 के लिए संरचना की पहली यूनेस्को वैश्विक राजधानी रही है। उसके बाद इस शिफ्ट का आखिरी क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे कहा कि उस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का नाम बताइए जो अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र से उत्पन्न बिजली प्राप्त करने वाले देश की पहली परियोजना बन गई है। तो ये कौन सा हो जाएगा? देखिए, यहाँ पे दिल्ली मेट्रो हो जाएगा। ठीक है, देखिए, दिल्ली मेट्रो अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र से बिजली उत्पादित करने वाली भारत की पहली परियोजना बन गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी कि DMRC को गाजीपुर स्थित 12 मेगावाट क्षमता के अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र से 2 मेगावाट बिजली मिलनी शुरू हो गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मेट्रो स्टेशन से केंद्रीय सचिवालय स्टेशन के बीच वायलेट लाइन पर सौर ऊर्जा की मदद से अपना कार्य शुरू किया है। उसके बाद जान लीजिए कि दिल्ली मेट्रो एक जन तीव्र यात्रा प्रणाली है जो भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली और उसके बाहरी नगर पालिकाओं गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा और बहादुरगढ़ को सेवा प्रदान करता है। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेट के क्वेश्चंस को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।